ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनरली हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें हम एक क्लासिफिकेशन उनको हम एलिफैटिक के रूप में कर देते हैं और दूसरा हम उनको एरोमेटिक के रूप में कर देते हैं। अगर हम एलिफैटिक की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एलिफैटिक वे कंपाउंड होते हैं जो या तो जो नेचुरली फाउंडेड लॉन्गेस्ट चेन हैवी फैटी एसिड्स होते हैं उनसे आइसोलेट करके निकालते हैं और जो पोर्शन होता है उनको हम एलिफैटिक कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं और यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें पहले तो ये देखें कि एरोमा की अगर बात करते हैं तो एरोमेटिक का जो एरोमा वर्ड है वो उसका मतलब है एक स्मेल होना चाहिए कंपाउंड में, एक स्मेल, अच्छी स्मेल होना चाहिए और वो पंजेंट स्मेल अगर है उसमें तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है। ये पुराने डिफिनीशंस जो दिए गए थे उनके आधार पर ये कहा जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि कहीं भी हम रास्ते पे चलते हैं और देखते हैं कि कुछ वेजिटेबल्स या कुछ वनस्पतियों के पास से अगर हम गुजरते हैं तो ये देखते हैं कि उन पौधों से या उन वनस्पतियों से हमें एक बहुत ही अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आती है या उनके पत्तों से आती है, उनके फूलों से आती है। तो हम उनको बोलते हैं कि ये एक एरोमा है, एक उनका एक एरोमेटिक बिहेवियर है जिसके कारण ये स्मेल आता है। तो एरोमेटिक वर्ड की जो उत्पत्ति हुई वो एरोमा से हुई है और एरोमेटिक को इंडो ग्रीक लैंग्वेज में जो स्पेल किया जाता है वो कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, जैसे हम सिंपली लिखते हैं कि एरोमेटिक, तो एरोमेटिक इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। अगर इंडो ग्रीक में चलते हैं तो एरोमेटिक, कहीं कहीं पे आपको इसको ऐसे भी लिखा मिलेगा एरोमेटिक। तो ये तीनों चीजें एक ही हैं और इसमें जो मॉडर्न कंसेप्ट है कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, इनको इनके केमिकल प्रॉपर्टीज या इनके नेचर के आधार पे फर्दर इनको डिफाइन किया गया कि क्या होगा तो हम इनको एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। तो आइए हम एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ने से पहले या जानने से पहले हम थोड़ा सा कुछ चीजें हम जानें। पहली चीज तो ये हम जान लें कि अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा एक वो साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। मतलब कंपाउंड की दो कैटेगरी हम रखेंगे, एक कैटेगरी है साइक्लिक और दूसरी कैटेगरी है नॉन साइक्लिक। तो जैसे मान लीजिए कि अगर इस तरह का कोई है जो क्लोज है ऐसे, और एक यही है कि 6 नंबर का कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये साइक्लिक है और इसको बोलेंगे कि ये नॉन साइक्लिक है। तो हमारा कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन हम यही देखेंगे कि क्या हमारा कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं है। सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड कंडीशन में हम ये पाना है हमको कि कंपाउंड में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डीलोकेलाइज्ड हैं कि नहीं है। डीलोकेलाइज्ड अर्थात उनमें रेजोनेंस शो करने की कैपेसिटी है कि नहीं है। तो हम अगर रेजोनेंस की बात करते हैं तो रेजोनेंस में जनरली ये देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं जहां पर जो बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइज हो जाएगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो हम यही देखेंगे कि मान लीजिए कि अगर कोई कार्बन वाला कंपाउंड है और उसमें हमको C डबल बॉन्ड, फिर C सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, अगर इस तरह का सिस्टम होता है तो हम इनको बोलते हैं कि दीज आर द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम या कॉन्जुगेटेड ओलेफिन्स बोलते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये इसमें अगर दो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा
और एक पाई होगा। अब यहाँ का जो पाई का मूवमेंट है, पाई ये यहाँ आ सकता है, तो यहाँ की वैलेंसी बढ़ेगी तो ये यहाँ आ सकता है, फिर ये ऐसे मूव करता है। यानी हम अगर यहाँ देखते हैं तो ये पाते हैं कि इस केस में पाई का मूवमेंट पॉसिबल है। और एक चीज ये देखिएगा कि अगर हम इसको पूरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए बनाते हैं तो ऐसे 2 4 हो गया, 1 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, 1 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, 1 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, क्योंकि हमको वैलेंसीज की 4 दिखानी है। ये जितने सिग्मा बॉन्ड हैं, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसमें सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, और अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। रेजोनेंस में हमेशा जो मूवमेंट होता है या जो बॉन्ड डिलोकेलाइज होता है, अगर वो एरोमेटिक सिस्टम है तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का ही डिलोकेलाइजेशन होता है, या इन्हीं के टर्म में कि अगर ये पाई में कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पाई में कन्वर्ट होता है तो वो भी डिलोकेलाइज हो सकता है। तो एक कंडीशन तो हमारा ये हुआ। दूसरा कंडीशन ये हम पाते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है और नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस स्थिति में भी वहां रेजोनेंस होने की संभावना होती है। देखिए ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा तो जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। ये यहाँ शिफ्ट किया तो ये डबल बॉन्ड हो गया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और ये जो एक बॉन्ड है वो यहाँ से यहाँ चला आया है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अर्थात यहाँ एक स्ट्रक्चर और यहाँ ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। तो दूसरा केस तो हमारा ये हो गया। तीसरे केस की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा कंडीशन हमारा ये होता है कि अगर कोई कार्बन है और वो डबल बॉन्ड से लिंक है और एक ऐसा कार्बन है जिसपे निगेटिव चार्ज है, ये हम मान लेते हैं कि हमारा सी कंडीशन है। अगर इस तरह का भी केस है तो हम ये देखेंगे कि ये जो माइनस है वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ है, ये इधर शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे आके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। देखिए ये यहाँ आएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा तो सी डबल बॉन्ड सी हो जाएगा, और यहाँ पे सी और ये इस पे शिफ्ट होगा तो ये माइनस होगा। अब आप जब इसको बनाइएगा देखिएगा तो पूरे हाइड्रोजन से इनको बैलेंस करते हुए बनाने की कोशिश करिएगा। नाउ अगर हम नेक्स्ट केस देखते हैं तो एक केस हम ये पा सकते हैं कि अगर कोई एक ऐसा केस हो जिसमें सी के साथ डबल बॉन्ड हो और जस्ट उसका एडजेसेंट कार्बन जो एडजेसेंट एटम है उस पे कोई ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है ना, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऐसे और भी हो सकते हैं इनके जगह पे, जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन हो सकता है, इसकी जगह पे ऑक्सीजन हो सकता है, या कोई भी एक्स एटम जिसके पास हेलो एक लोन पेयर है, वो इस तरह की स्ट्रक्चर को शो करेगा। वो कैसे करता है, तो ये यहाँ लोन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा नेक्स्ट, हम ऐसे रेजोनेटिंग को डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसे बनेगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये Cl और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सामान्यतः एक नॉर्मली आयनिक कंडीशंस अगर हैं तो वहां पर तो हम ये देखते हैं कि ये इस तरह से स्ट्रक्चर को बनाते हैं। हाँ, अगर फ्री रेडिकल्स के केसेस हैं तो वहां पर भी ये चीज लागू होता है और वहां पर भी हम फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। जैसे एक केस हम इस तरह का बना सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा केस है सी, यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो हम देखेंगे कि यहाँ इसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन सिंगल हेडेड एरो और इसका इसमें एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा में भी 2 होते हैं, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इनको सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कुछ इस तरह से सी, ये मिलके एक इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ ये डबल बॉन्ड बनाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा। तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करने की अपने में काबिलियत रखता है। तो हमारे पास जो कंडीशंस होंगे उनको हम
इस तरह से देखेंगे कि वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर वो फुलफिल कर रहा है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज सिस्टम में होगा, और स्ट्रक्चर को इन्हीं बेसिस पे बोलेंगे कि स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब प्लेनर के लिए हम अगर हाइब्रिडेशन चेक करते हैं तो हाइब्रिडेशन का मतलब ये होता है कि उसमें जनरली उस पर्टिकुलर कार्बन के लिए या तो sp2 होगा या sp होगा। वहां पर हम जब केस आएंगे तो वहां पे हम स्टडी करेंगे कि वो स्ट्रक्चर प्लेनर है कि नहीं। जैसे हमारा sp2 अगर स्ट्रक्चर है तो हम बोलते हैं कि उसका शेप जो होता है वो ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। अगर वो sp होता है तो वो शेप होता है लीनियर। अब हम इसको इससे बनाते हैं तो मान लीजिए जैसे हमारे पास एक कार्बोकेटाइन है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का, अगर CH3 पॉजिटिव बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर बन के आता है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर है। ये एंगल 120 डिग्री होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई स्ट्रक्चर लीनियर है तो हम उसको सिंपली इस तरह से बना देते हैं कि ये लीनियर है, ये एंगल 180 डिग्री का होगा। तो इस तरह से हमको प्लेनरिटी को चेक करना होगा। तो हमारे दो कंडीशन हो गए कि पहला तो स्ट्रक्चर साइक्लिक होना चाहिए, फर्स्ट वन इज साइक्लिक, सेकेंड वन इज उसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होना चाहिए, डीलोकलाइज्ड होना चाहिए। तीसरा केस हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर, वो प्लेनर होना चाहिए। चौथा केस हम यहाँ ये देखेंगे कि उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो डाईमैग्नेटिक करंट उसमें होना चाहिए। तो उसको हम डाईमैग्नेटिक करंट को जब स्टडी करेंगे तो ये एक एनएमआर में हम इसकी स्टडी करते हैं, और एनएमआर जब पढ़ा जाएगा या एनएमआर जब स्टडी करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि 1H एनएमआर में कैसे डाईमैग्नेटिज्म को दिखाया जाता है, जहां पर हम डेल्टा या शिफ्ट वैल्यू को लेकर वहां पर उनके वैल्यू रेंज को हम डिफाइन करते हैं कि 7 होगा, 8 होगा, ऐसे। तो वो जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे हमारा केस एरोमेटिसिटी का है, तो हम एरोमेटिसिटी को ही देखते हैं कि कैसे हमारा कंपाउंड उस तरह कंडीशन को फुलफिल करता है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन एक और हमारा है जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो है कि कंपाउंड हाकेल रूल को फॉलो करना चाहिए। हाकेल रूल, हाकेल्स रूल या हाकेल्स पाई इलेक्ट्रॉन रूल भी बोलते हैं इसको, ये फॉलो करना चाहिए। ये रूल क्या है? तो ये रूल है कि कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना चाहिए, जहां पर वेयर n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2, 3 इंटीजर हो सकता है। तो कहीं पर भी अगर हमको एरोमेटिसिटी देखनी है तो हम इन कंडीशंस को लगाते हैं और लगाकर चेक करते हैं। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई भी आप कंपटीशन ले लीजिए, CSIR नेट ले लीजिए, TIFR में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की बात करिए, गेट ले लीजिए, सिविल सर्विसेज ले लीजिए, कहीं भी इससे क्वेश्चन मोस्टली रहता ही रहता है। और इसके साथ हम ये देखते हैं कि इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अगर आप कहीं इंटरव्यू फेस करते हैं तो निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि वो एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। हाँ, इनके साथ पहले हम कुछ एग्जांपल देख लें, फिर हम आगे इसको बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट केस हम ये देखते हैं कि जैसे हम सबसे छोटा एग्जांपल हम इसी का लेते हैं, जो जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये ऐसा अगर होता है तो ये एरोमेटिक होता है, जिसको हम बेंजीन बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बेंजीन बोल रहे हैं तो बेंजीन पहला केस तो हम ये देखेंगे कि क्या हमारा फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यस साइक्लिक है। क्या दूसरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो यस ये डीलोकलाइजेशन शो करेगा, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। तीसरा केस हम अगर देखते हैं तो क्या ये प्लेनर है, तो आप देख सकते हैं कि अगर एक यहाँ पे H लगा देते हैं तो जो C6H6 है वहां पर एक सिग्मा है, ये दूसरा सिग्मा है, ये तीसरा सिग्मा है और एक पाई है। और हम हाइब्रिडेशन में हमेशा सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, तो 3 सिग्मा अगर है तो हम sp2 है, यानी इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे कि यह मॉलिक्यूल क्या है,
तो दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर. नाउ फोर्थ वन इज हकेल पाई इलेक्ट्रॉन रूल. तो हम हकेल पाई इलेक्ट्रॉन रूल में ये लिखेंगे कि 4n+2 इज इक्वल टू 4n+2 इज इक्वल टू टोटल पाई इलेक्ट्रॉन को हम काउंट कर लेंगे. तो पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3. तो पाई बॉन्ड हो गए 3. तो 3 पाई बॉन्ड और एक बॉन्ड, एक जैसे पाई बॉन्ड 3 हो गए और 3 पाई हो गए, और एक बॉन्ड में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए. तो हम यहाँ पे इसको 6 लिख लेंगे. अब यहाँ अगर हम करते हैं 4n इज इक्वल टू 6 - 2, दैट इज 4n इज इक्वल टू 4, दैट इज n इज इक्वल टू 1. यानी ये जो हमारा हकेल रूल है उसमें n इंटीजर होना चाहिए, और अगर n इंटीजर है तो हम उस केस में ये कहेंगे कि हमारा जो कंपाउंड है वो निश्चित रूप से एरोमेटिक कंपाउंड है. और हाँ, हम जानते हैं कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है. अगर हम इसी तरह का दूसरा केस अगर हम लेते हैं, तो दूसरा केस जैसे आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट हम यहाँ पे एक ये कंपाउंड लेते हैं. ऐसे कुछ स्ट्रक्चर इसका है, दिस वन. इसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे में स्ट्रक्चर. तो हम क्या बोलेंगे इनको? अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो ये कॉन्जुगेटेड एक सिस्टम है और ये भी फुलफिल करेगा. तो कंडीशंस आर साइक्लिक है, प्लेनर है, ठीक है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन इसके डीलोकेलाइज्ड भी हैं, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड भी हैं. तो हम आगे हम लगा देंगे हकेल रूल. तो 4n+2 इज इक्वल टू पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, और 5 पाई बॉन्ड का मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन. इसको कैलकुलेट करिए. 4n इज इक्वल टू 10 - 2, दैट इज 8. n इज इक्वल टू 2 व्हिच इज एन इंटीजर, देयरफॉर कंपाउंड इज एन एरोमेटिक. ओके, ये तो हमारा सिंपल केस हुआ जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं. अब आइए कुछ और केसेस को हम स्टडी करते हैं और थोड़ा सा इसको और हम एक्सपेंड करते हैं. ठीक है, देखिए, कहीं पर भी अगर किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात की जाती है तो उस स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम उसमें रेजोनेंस देखते हैं, और जो रेजोनेंस से एनर्जी मिलती है उसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर या उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो रेजोनेंस एनर्जी होगा, वो उतना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, उतना ही उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. ठीक है, अब कुछ केस हम देखते हैं. जैसे अगर हम एक केस ऐसा देखें कि जैसे मान लीजिए कि हम ये बनाते हैं दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, तो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है. क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है? तो पहला चीज तो हम इसमें ये देखेंगे, कंडीशंस को अप्लाई करते हैं. साइक्लिक है, डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो ये नहीं है. कॉन्जुगेशन डबल सिंगल या डबल प्लस इस तरह का भी केस हमारे पास नहीं है. 4n+2 हम अब लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये तीनों कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुआ, तो हम नहीं लगाएंगे. यानी ये कंपाउंड क्या है? तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, यानी ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है. ओके, अगर ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है तो हम ये देखेंगे कि इसको एरोमेटिक कैसे बना सकते हैं. तो आइए देखते हैं एरोमेटिक बनाने की कुछ है. अगर मैं यहां पे प्लस चार्ज लगा दूं तब देखते हैं. ओके, तो ये है साइक्लोप्रोपेन और डबल बॉन्ड है प्रोपेनिल कटायन हो जाएगा. तो इसका नाम भी अगर लिखेंगे तो साइक्लोप्रोपेनिल कटायन, प्रोपेनिल कटायन. आइए देखते हैं. साइक्लिक है, यस. दूसरा डीलोकेलाइज है. देखिए हमने आपको कंडीशन क्या दिया था? डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक कार्बन होना चाहिए सिंगल और उसके प्लस. ये डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है प्लस, यानी ये ऐसे शिफ्ट हो सकता है. ठीक है, तो ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा. तो अगला स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है. देखिए तो ये दिस लाइक दैट, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये इस तरह का स्ट्रक्चर, यानी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करने की कैपेसिटी रखता है. तो साइक्लिक हो गया, डीलोकेलाइजेशन को शो कर रहा है.
तीसरा प्लेनर भी हो गया। अब हम इस पे लगाते हैं हकेल रूल। हकेल रूल अगर लगाते हैं तो यहां लिखेंगे कि 4n + 2 इज इक्वल टू, एक पाई बॉन्ड है यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 4n इज इक्वल टू 2 - 2 दैट इज 0, n इज इक्वल टू 0, दैट इज हकेल रूल में n की वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होना चाहिए, यानी ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो ये भी कंपाउंड जो दिख रहा है वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ओके, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक because it follow the principle of aromaticity. Okay, now next one example is like that. अगर हम यही, तो हम अगर बात करते हैं तो ये मोस्टली अगर हम जिस कंपाउंड को देखे हैं वो कंपाउंड इस तरह से एग्जिस्ट करता है। देखिए ऐसे डबल बॉन्ड, और ये ऐसे रहता है, बट ये क्या हो जाता है कि ये तुरंत कन्वर्ट होके कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करने लगता है, लाइक दैट। ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ O पे माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, और ये अब इतना स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस भी हो सकता है और इस सिस्टम को स्टेबलाइज करता है। तो इसका एग्जिस्टेंस इस रूप में रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट केस इज दैट, अगर हम 3 नंबर की साइकिल से 4 नंबर में चलते हैं तो एक चीज हम यहाँ पे और बता देते हैं कि जैसे एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड सेम वैसे एक और डिफिनीशन है जहां पे हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी होता है। एंटी एरोमेटिक वहां पे कंडीशन तो सारे सेम रहते हैं, उसमें हमारा एक कंडीशन ये रहता है कि जो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को सिस्टम को फॉलो करता है, जहां पे n की वैल्यू 1 2 3 4 या ऐसे ऐसे हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्या बनता है, हमारे पास क्या केसेस आते हैं। हाँ, प्लेनर होना चाहिए स्ट्रक्चर, ये तो कंडीशन होना चाहिए। साइक्लिक होना चाहिए, ये भी कंडीशन होना चाहिए। डिलोकलाइज होता है और कंपाउंड स्टेबल भी होना चाहिए। तो स्टेबल तो होने के लिए कंडीशंस को फुलफिल करेगा तो वो कंपाउंड उस तरह का बनेगा या फॉर्मेशन करेगा। नाउ 3 नंबर की साइकिल से अब हम आते हैं 4 नंबर की साइकिल पे, लाइक दैट। ये कंडीशन हमारे पास है, ठीक है। ये साइक्लोब्यूटाडाइन का केस है। तो यहाँ पे हम साइक्लिक देख रहे हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी देख रहे हैं। तो कंपाउंड तो प्लेनर भी हो गया, डिलोकलाइज भी दिख रहा है आपको, साइक्लिक भी है। तो इस पे हम अगर 4n + 2 अप्लाई करते हैं तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 पाई है यानी 4 हो गया। तो 4n इज इक्वल टू 4 - 2 हुआ, 4n इज इक्वल टू 2 हुआ, यानी इज इक्वल टू हाफ। यानी कंपाउंड क्या है, दिस कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड।